हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और भारत के इतिहास से संबंधित आज एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। और उस बिंदु को अगर हम देखें तो भारत के इतिहास से लगभग गायब किया हुआ घटना क्रम है। कई सालों से हम ये मानते आ रहे हैं कि रजिया सुल्ताना से पहले भारत में किसी रानी ने राज नहीं किया था। इतिहास की जो किताबें आज स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं उनमें कई साल गायब कर दिए गए। सिर्फ साल ही गायब होते तो कोई बहुत बड़ा अंतर ना पड़ता, कई कई इलाके ही गायब कर दिए गए। जैसे इतिहास की किताबें अगर उल्टेंगे तो कश्मीर का जिक्र उसमें शायद ही मिलता हो। बंगाल के आगे का क्षेत्र जिसे कि नॉर्थ ईस्ट कहते हैं उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं आता है। अगर हम रानियों को देखें, रानी वारंगल में ककातीय वंश की रुद्रम्मा जो कि अपने कानूनी दस्तावेजों के लिए विख्यात है। राज्य के सारे दस्तावेज वो ऐसी भाषा में लिखाती थी जो पुरलिंग भाषा में लिखा जाता था। उनके शासनकाल के दस्तावेज को देखकर रानी के द्वारा दस्तावेज जारी किए गए हैं ये पता करना मुश्किल हो जाता है। गृहवर्मन जो कि कानकुब्ज वंश या कन्नौज के आखिरी मौखर राजा थे और उनकी विधवा रानी राजश्री ने भी राजकाज देखा था। उसके बाद हर्षवर्धन कन्नौज के शासक बनते हैं। अक्का देवी जो कि चालुक्य राजा जयसिम्हा द्वितीय की बहन थी वो भी राजपाट देखती हैं और अपने भाई के राज्यकाल में एक छोटे से राज्य की रानी होती हैं और उनके द्वारा कई लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, कई किलों का घेराव किया जाता है, लेकिन उनका भी इतिहास आज गायब है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कुंदावी जो कि प्रसिद्ध चोल राजा राजा प्रथम की बहन थी और उन्होंने अपने भाई के राज्य के समय एक छोटे से राज्य का संचालन किया था। इसी प्रकार से होयसल राजा की पत्नी उमा देवी ने 2 बार अपने अधीनस्थ राजाओं के विद्रोह का दमन किया और उनके खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। ये सारे पन्ने इतिहास से गायब है। शुक्र है कि रानी चेन्नम्मा और रानी लक्ष्मीबाई जो ज्यादा पुराने नहीं हैं और लोक कथाओं ने इन्हें भारत के कल्पित इतिहास से विलुप्त होने से बचा लिया है, जो कि आज भारत के इतिहास में अपनी लोक कथाओं के दम पर स्थान पाए हैं। इसी प्रकार से अगर कश्मीर का इतिहास देखें तो वहां पर भी महारानी दिद्दा के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है, जबकि महारानी दिद्दा भी कश्मीर के इतिहास की एक बहुत ही प्रसिद्ध रानी थी। कल्हड़ की लिखी राजतरंगिणी ये कश्मीर के इतिहास को पहचानने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसमें 958 ईस्वी में कश्मीर की बागडोर दिद्दा नाम की एक रानी के हाथ में जाने का जिक्र है। कश्मीर की महत्वपूर्ण रानियों में से उन्हें एक माना गया है। ये लोहार सरदार सिंहराज की बेटी और खेमगुप्त नामक राजा की पत्नी होती है। पति की मृत्यु के पश्चात इन्होंने करीब 45 साल तक कश्मीर में शासन किया था, जो 1003 ईस्वी तक चलता है। इस दौरान लगातार इनके पुत्रों और फिर इनके पोतों की मृत्यु एक के बाद एक होती रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रानी के आसपास के कई मंत्री और सिपह सालार जिनसे रानी का भरोसा उठ जाता है वो सब मार दिए जाते हैं। रानी दिद्दा अपनी क्रूरता के लिए भारत के इतिहास में जानी जाती है। दिद्दा नाम की ये रानी शायद ही कश्मीर की किश्तवाड़ की डायन मानी गई है। कश्मीर की लोक कथाओं में किश्तवाड़ की डायन का नाम चलता है और आज किश्तवाड़ की डायन सिर्फ कहानियों में ही जिंदा है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार डोंगरा राजा महाराजा प्रताप सिंह ने एक बार किश्तवाड़ की डायन को अपने दरबार में बुलाया था ताकि उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जा सके। किश्तवाड़ की डायन ने बीच दरबार में एक सेब ला करके रखने को कहा और कहा जाता है कि जब थोड़ी देर बाद सेब को उठाया जाता है तो सेब खोखला हो जाता है, केवल छिलका ही रहता है, अंदर का सेब पूरी तरह से गायब हो जाता है। और इन घटनाओं पर अगर हम देखें तो विश्वास करना नामुमकिन है। इतिहास में कहीं भी किसी किश्तवाड़ की डायन का नाम नहीं आता है। लेकिन अगर कश्मीर की लोक परंपराओं को देखें तो वहां पर बच्चों को डराने के लिए आज भी कहा जाता है कि किश्तवाड़ की डायन आएगी और उठा ले जाएगी। बच्चे तो बच्चे, सीधे साधे बच्चे इस नाम से डर जाते हैं जो कि किश्तवाड़ की डायन का नाम होता है। कई लोगों की धारणाएं हैं कि किश्तवाड़ की डायन इसी राजकुमारी या महारानी दिद्दा को कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा कई पुत्रों और कई पोतों की हत्या कराई गई थी। तो इस आधार पर लोगों ने किश्तवाड़ की डायन का नाम राजकुमारी या महारानी दिद्दा के नाम से जोड़ा है।
आज हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं महारानी दिद्दा से जुड़ा हुआ है। कश्मीर, कश्यप मेर जिसे कहा जाता है, इसका प्राचीन इतिहास महाकवि कल्हड़ के राज तरंगिणी से मिलता है, जो 1148 और 49 में लिखा गया था। इस पुस्तक में 8 तरंग यानी 8 अध्याय और संस्कृत के 7826 श्लोक हैं। इस पुस्तक के अनुसार कश्यप मेर कश्मीर का नाम था। कश्यप मेर की उत्पल वंशीय वीरवती महारानी दिद्दा 958 से जिन्होंने 1003 ईस्वी तक शासन किया था, ये कश्मीर के राजा सिंहराज की पुत्री और वर्तमान काबुल के हिंदू राजा भीम शाही की पौत्री थी। सन 950 में दिद्दा का सम्राट क्षेमगुप्त, जो कश्मीर के राजा होते हैं, उनसे विवाह होता है। 950 में दिद्दा का पति सम्राट क्षेमगुप्त राज सिंहासन पर जब बैठता है तो वो अस्वस्थ होने लगता है और महारानी दिद्दा ने सम्राट क्षेमगुप्त और प्रशासन की डोर इतनी व्यवहार कुशलता से पकड़ी कि जिसके बाद लोग महारानी दिद्दा को दिद्दा क्षेम कहने लगे। सन 958 ईस्वी में सम्राट क्षेमगुप्त की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र अभिमन्यु छोटा होता है, इसलिए प्रजाओं के मत और राज दरबारी राजाओं की सहमत से महारानी दिद्दा सम्राज्ञी बनती हैं। अब दिद्दा स्पष्ट रूप से संवैधानिक पद पर बैठती हैं, शक्तिशाली रानी के रूप में कश्मीर पर शासन करने लगती हैं। रानी दिद्दा का जो राज्य है वो कश्मीर से लेकर के मध्य एशिया तक फैला था। रानी दिद्दा ने शस्त्र प्रशिक्षण में महारत हासिल किया था। चारों दिशाओं में उसके समान कोई वीर रानी नहीं थी। रानी दिद्दा युद्ध कला में निपुण थी। युद्ध कला का मतलब होता है मार्शल आर्ट। भारत का एक ऐसा युद्ध कला जिसे नियुद्ध कहते हैं, जो कि मार्शल आर्ट का रूप है, अर्थात बिना हथियार के युद्ध करना। रानी दिद्दा ने अपने ध्वज का परचम मध्य एशिया तक लहराकर भारतवर्ष और सनातन धर्म की गौरवमयी और स्वर्णमयी इतिहास की रचना किया था। दिद्दा ने देशभक्त और योग्य लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करके देशद्रोहियों और अक्षम प्रशासनिक अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। इस शक्तिशाली रानी ने अनेक गद्दार लोगों को उम्र कैद और मृत्युदंड दिया था। कश्मीर राज्य की सुरक्षा के लिए उसकी नजर में ऐसा करना आवश्यक था। दिद्दा को जहां इतिहासकारों ने निष्ठुर और निर्दयी कहा है, वहीं इस रानी को न केवल भारतीय राष्ट्रभक्त बल्कि विदेशी इतिहासकारों द्वारा कुशल और शौर्यशाली शासका कहा गया है। रानी दूरदर्शी थी और अपने राज्य को और देश को सुरक्षित रखने के लिए अंदर पल रहे आस्तीन के सांपों का सर कुचलना उन्हें आवश्यक लगता है। उन्हें पता था कि बाहर के आक्रमण से उतना खतरा नहीं है जितना राज्य में लगे हुए इन जीवाणुओं से खतरा है। उसकी ये धारणा थी कि शरीर के किसी हिस्से में अगर घाव हो जाए तो उसका अंदरूनी इलाज करना आवश्यक होता है। अगर अंदर के कीटाणु मरेंगे तभी शरीर स्वस्थ होगा, और इसी धारणा के अनुसार उसने देश की सीमा सुरक्षित रखने के लिए पहले अंदर के गद्दारों को ही निपटाना चालू किया था और इसके बाद उसने कश्मीर को एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। रानी दिद्दा ने 150 से अधिक युद्ध किए थे और इस युद्ध में उसने काफी वीरता से अपने साम्राज्य का प्रसार किया था। 965 ईस्वी में जियारिद साम्राज्य के सुल्तान उस्मगीर, जिसका साम्राज्य खोरसान, बगदाद, गजनी और तबारिस्तान तक फैला था, और उसने जिहाद के रूप में राजकुमारी दिद्दा के ऊपर आक्रमण किया था। सुल्तान उस्मगीर को एक कायर सुल्तान माना गया। इस बार उसने भारत के कश्मीर पर आक्रमण करके एक बड़ी गलती की। रानी दिद्दा ने युद्ध में कायर सुल्तान के सेना को परास्त किया और उन्हें भागने का अवसर नहीं दिया। उसके सेनापति को, जिसका नाम गिलान था, उसे पकड़कर हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। रानी दिद्दा की धारणा थी कि घायल शत्रु को क्षमादान देकर के उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि शत्रु दुगनी ताकत से वापस आता है। रानी दिद्दा ने खुरासन में सैन्य अभियान चला करके खुरासन, अमोल, गोरगन आदि पर विजय करके अपनी पताका फहराई थी। इसी प्रकार से बाल्कन के कुम साम्राज्य के शासक बोरिस द्वितीय द्वारा सन 969 ईस्वी में कुरम पर आक्रमण
किया जाता है। कुरम, जिसे कि आज का बल्ख क्षेत्र कहते हैं, किसी समय वो रानी दिद्दा के अधीन होता है। वो युद्ध व्यूह की रचना करती हैं और यवन शासक जो कि बोरिस, जिसकी सेना बड़ी शक्तिशाली होती है, उसे आधा घंटा के अंदर ही घुटने टेकने को मजबूर करती है। कहा जाता है कि कायर बोरिस 10,000 सैनिकों की आड़ लेकर के चल रहा था। राजकुमारी दिद्दा अपनी सेना के साथ सबसे आगे खड़ी थी और उसके द्वारा रचे गए सर्पव्यूह के प्रहार को बोरिस नहीं झेल पाता है और परास्त होता है। प्राचीन काल युद्ध व्यूह की रचना यवन के समझ से बाहर होती है। रानी दिद्दा के आगे बचे सैनिकों के साथ हथियार डालकर आत्मसमर्पण करके वो भाग जाता है। इसके बाद बुल्गारिया के साम्राज्य पर रानी दिद्दा ने परचम लहराकर भारतीय इतिहास में स्वर्णिम इतिहास का एक पन्ना और जोड़ दिया। 972 ईस्वी में रूस साम्राज्य के एक चौथाई हिस्से पर रानी दिद्दा का आधिपत्य होता है। इस विदुषी अवतारित रानी के रणकौशल को देखकर पराजित रूस राजा स्वयं अपनी किताब दक्षिण एशियन नारी या साउथ एशियन वोमेन किताब में रानी दिद्दा की बुद्धि और शक्ति का वर्णन करता है। भारत भूमि की मिट्टी की वंदना करके वो इस बात को लिखता है कि भारत की मिट्टी विश्व भर में सबसे चमत्कारिक मिट्टी है। रानी दिद्दा के बारे में लिखता है कि उसकी हार के पीछे एक कारण था कि उसका युद्ध कौशल राजकुमारी दिद्दा या रानी दिद्दा के आगे छोटा पड़ता है और उसके पास आत्मसमर्पण का कोई रास्ता नहीं होता है और युद्ध में मारे जाने की अपेक्षा वो आत्मसमर्पण करना ज्यादा उचित समझता है। हम देखें तो रानी दिद्दा ने केवल सैन्य सेना का ही नेतृत्व नहीं किया। दिद्दा ने नारी शिक्षा और उत्थान के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए। कई विकास योजनाएं उसके द्वारा प्रारंभ की गई। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनेक योग्य लोगों को निर्माण कार्यों का दायित्व उसके द्वारा दिया जाता है। एक बड़ी योजना के अधीन कई नगर और गांव बसाए जाते हैं। दिद्दा ने मठ और मंदिरों के निर्माण में भी पूरी रुचि लिया। श्रीनगर जो कश्मीर का हिस्सा है, वहां पर आज भी एक मोहल्ला दिद्दा मर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक विशाल सार्वजनिक भवन दिद्दा मठ के नाम से बनवाया गया था। इस विशाल मठ के खंडहर आज भी कश्मीर में मौजूद हैं। इस संदर्भ में दिद्दा को एक वीरांगना, पराक्रमी, सफल शासिका की संज्ञा दी जा सकती है। भारत के इतिहास में दिद्दा की सफलताओं, उसकी प्रजा हितैषी शासन व्यवस्था और राष्ट्रद्रोहियों और भारतवर्ष पर विदेशी लुटेरों को खदेड़ा जाना उसकी क्षमता का उदाहरण देता है। परंतु उस पर भारतवर्ष के कई इतिहासकारों ने भीरुता के आरोप लगाए हैं, लेकिन उसके पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सकते हैं। 50 वर्षों तक शासन पर निरंतर एक महिला का अधिकार बनना उसकी भीरता नहीं, उसके साहस को ही दिखाता है। वो उसकी क्षमता, सफलता और प्रबल इच्छा शक्ति का मापदंड सिद्ध करता है। विश्व के इतिहास में अन्यत्र ऐसा उदाहरण मिलना कठिन है। पहले रानी के रूप में, फिर प्रत्यक्ष शासिका के रूप में कश्मीर पर उसने अपना आधिपत्य बनाए रखा। दिद्दा भारत के इतिहास में उन महत्वपूर्ण चरित्रों में से एक हैं जिसने षड्यंत्रों और हत्याओं की राजनीति और आक्रमणकारी पर निरंतर विजय प्राप्त किया। इस वीरवती रानी ने विद्रोहों और कठिनाइयों से ग्रस्त कश्मीर राज्य को अपने साहस और योग्यता के बल पर संगठित रखा। पराक्रमी उत्पल वंश के अति यशस्वी शाहजाद सिंहराज की पुत्री दिद्दा ने एक शक्तिशाली कूटनीति के रूप में 50 वर्ष तक अपने वर्चस्व को बनाए रखा। उत्पल वंश के ख्यात प्राप्त राजाओं ने कश्मीर के इतिहास में अपनी गौरवशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। स्थानीय लोग आज भी लोक कथाओं में दिद्दा की हिम्मत और कुशलता का गुणगान करते हैं। जब महारानी दिद्दा वृद्धावस्था में पहुंचती है तो अपने भाई उदयराज के युवा पुत्र संग्राम राज को स्वयं अपने हाथों से राज्य सौंपती है और आगे चलकर इसी सम्राट संग्राम राज ने काबुल राजवंश के अंतिम राजा त्रिलोचन पाल के साथ मिलकर ईरान, तुर्किस्तान, भारत के कुछ हिस्सों में भयानक लूट मार करने वाले महमूद गजनवी को पुंछ के जंगलों में 2 बार परास्त किया था। तो इस प्रकार उत्पल वंश का शासन भारत में कश्मीर राज्य के शासन में एक महत्वपूर्ण शासन रहा है
और राजकुमारी दिद्दा के द्वारा 50 साल तक षड्यंत्र और विद्रोहों पर अंकुश लगा करके कश्मीर के वर्चस्व को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ाया गया था। हो सकता है कि इसी कारण कुछ चाटुकार इतिहासों द्वारा राजकुमारी दिद्दा के शौर्य और उसके पराक्रम से कुंठित होकर के और उसके द्वारा विद्रोहियों के दमन करने के कारण उसे भारत के इतिहास में किश्तवाड़ की डायन के नाम की संज्ञा दी गई हो। संभव है कि उसके द्वारा अपने जो युवराज और पोतों की हत्या कराई गई वो कश्मीर राज्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही कराई गई हो सकता है उसकी धारणा रही हो कि ये बच्चे अगर कश्मीर के शासक बनेंगे तो हो सकता है कि उनकी कम उम्र का लाभ उठा करके षड्यंत्रों का एक सिलसिला चले और राज्य में विद्रोह होते रहे जिन पर अंकुश लगाना संभव ना हो सके, और इसी उद्देश्य से उसके द्वारा उन राजकुमारों और पोतों की हत्या करा करके अपने राज्य को संगठित करने का प्रयास किया गया। रानी दिद्दा की क्या धारणा रही होगी इस पर हम लोग अब ज्यादा विचार अपने स्तर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी राष्ट्रभक्त और शौर्य को देख करके ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रानी दिद्दा का उद्देश्य कश्मीर को हमेशा सुरक्षित रखने का रहा है।